मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास में ईबीएसटी पेपर है अपना स्टैटिस्टिक्स, उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सांख्यिकीय माध्य। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सांख्यिकीय माध्य होता क्या है, स्टैटिस्टिकल एवरेज का मीनिंग क्या है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आशय, क्या बोला, माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आशय एक ऐसे मूल्य से हैं जिसके आसपास समग्र श्रेणी के अधिकांश मूल्यों का जमाव रहता है। जिसके आसपास क्या होता है, समग्र श्रेणी के अधिकांश मूल्यों का जमाव रहता है। अब यहाँ पे समग्र श्रेणी का मतलब क्या है, समग्र श्रेणी का मतलब है जैसे आपके पास समग्र मतलब डेटाज उसकी कोई सीरीज़ है। आप ये मान के चलो कि जैसे आपकी क्लास में ABS 100 में से ABST के मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, तो हमें देखना है कि मतलब अपने क्लास में एवरेज मार्क्स क्या चल रहा है। किसी के 100 में से 90 मार्क्स है, किसी के 80 है, किसी के 75 है, किसी के 60 है, और आपकी क्लास में स्टूडेंट्स है 100 स्टूडेंट्स हैं। उनके मार्क्स कितने में से आए हैं, टोटल जो है पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 100। तो 100 में से मार्क्स आए हैं 100 स्टूडेंट्स के, तो उन 100 स्टूडेंट्स में एवरेज मतलब लगभग किस मतलब अपना एवरेज औसत नंबर क्या है, कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के। तो अगर मान लो 70% होंगे तो हम मानेंगे कि ठीक है फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर है बच्चों के मार्क्स, एवरेज मार्क्स, इसका मतलब क्लास की परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारा एवरेज मार्क्स कितना आया 40%, तो फिर क्या होगा, हमको ये समझ में आएगा कि हाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है स्टडी को लेके, और इनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये क्या हुई, समग्र श्रेणी आप मान के चलो क्लास के बच्चों के मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये क्या, जिसके आसपास समग्र श्रेणी के अधिकांश मूल्यों का जमाव रहता है। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास का 40% जा रहा है तो 40% के ही आसपास मार्क्स आएंगे सबके। यह संपूर्ण समग्र श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य होता है। ये क्या होता है, पूरी जितनी भी समग्र श्रेणी, जितने भी 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की लिस्ट है उसका एक प्रतिनिधि मूल्य होता है। इसी के मतलब इसी मूल्य के आसपास बाकी मूल्य का जमाव रहता है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इस तरह से भी बोल सकते हैं ये मध्य में भी होता है। जैसे कोई भी एक लिस्ट है उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि बिल्कुल जो मध्य में मिड में कौन सा मार्क्स आ रहा है अपना, तो 100 स्टूडेंट्स में से देख लेंगे कि अगर हमारे जो भी मार्क्स आ रहे हैं तो मिड में मार्क्स आ गया हमारा मध्य मार्क्स, मतलब ना तो कम ना ज़्यादा, जो एकदम बीच वाले मार्क्स है वो आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के 60, तो वो हमारा मध्य का मार्क्स हो गया। और एक ये भी हो सकता है कि हम ये जानना चाहें कि सबसे ज़्यादा मतलब बार बार कौन से मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, तो कौन सा, जैसे 70 है, 70 मार्क्स है, वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, वो आपकी क्लास में आए हैं 60 स्टूडेंट्स के, ठीक है। 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं बीएसटी में आपके 60 बच्चों के। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ बारंबारता जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, बार बार जो एक मार्क्स आ रहे हैं बीएसटी में नंबर, वो कितने आ रहे हैं बच्चों के 70। बाकी जो है किसी के 100 में से 10 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, बाकी 40 जो स्टूडेंट्स हैं उनके कम ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के 0 भी आ रहे हैं, तो वो सब है। तो हम इस समग्र श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य निकाल सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इसमें औसत जो है हमारा मार्क्स का वो कितना आ रहा है, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। हम इससे ये देख सकते हैं मिड में मार्क्स कितने आ रहे हैं, मध्य में कौन से मार्क्स हैं, और हम इससे ये भी देख सकते हैं कितनी की फ्रिक्वेंसी आ रही है, कौन से नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक ऐसे मूल्य से है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य से क्या है, एक ऐसे मूल्य से जिसके आसपास समग्र श्रेणी के अधिकांश मूल्य का जमाव रहता है, ठीक है। अपनी जो मार्क्स लिस्ट थी, जो भी हम स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहे थे, उसके अधिकांश मूल्यों का जमाव उसी नंबर के आसपास रहता है। यह संपूर्ण समग्र श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य का होता है, वो पूरा प्रतिनिधित्व करता है पूरी श्रेणी का, इसलिए इसको बोलते हैं माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य। अभी अब डेफिनेशन देखोगे इसकी, यूल व केंडाल के शब्दों में किसी आवृत्ति वितरण की अवस्थितीय स्थिति के माप माध्य कहलाते हैं। आवृत्ति वितरण वो ही जो भी है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे आपके मार्क्स की जो टेबल अभी मैंने बताई 100 स्टूडेंट्स की मार्क्स है, तो एक आवृत्ति वितरण है, उसकी किस तरह की क्या पोजीशन बन रही है, तो उसी के कोई माप आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माध्य कहते हैं। एक डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हैं, क्रॉक्सटन एंड क्राउडेन के अनुसार माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत
स्थित एक ऐसा मूल्य होता है, क्या हुआ, समंकों के विस्तार के अंतर्गत एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया आपको सभी श्रेणी का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। आप एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, आप ये फ्रीक्वेंसी किसकी बार बार हो रही है, कौन सा आपका बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी आप मार्क्स निकाल सकते हैं। आप मिड में कौन सा मार्क्स है वो भी निकाल सकते हैं इसमें से, इस समंक श्रेणी से। तो वो ऐसा मूल्य होगा जो पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेगा। समंक श्रेणी के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण ही माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। ये हो गया अपना क्रॉक्सटेन एंड काउडेन के अनुसार, और ये है आपका, इसका इंग्लिश में है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यूलन कैंडाल का हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है क्राउडेन, क्रॉक्सटेन क्राउडेन की ये डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गई हमारी डेफिनेशन, इनकी कंप्लीट मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं उद्देश्य एवं कार्य। अब जैसे हम क्या सांख्य के माध्य पढ़ रहे हैं हम, तो इनका उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है, उद्देश्य और कार्य क्या है इनके, ये देखते हैं। सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ये क्या करता है, जो अपने पास सामग्री है, जो भी सामग्री है उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे आपके पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट थी, ठीक है, तो वो 100 है, आपको एक एक स्टूडेंट के मार्क्स याद नहीं रहेंगे, आप बता नहीं सकते कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। उन 100 स्टूडेंट्स के बार बार मार्क्स देखने पड़ेंगे, आपको 100 लिस्ट वापस देखनी पड़ेगी कि हाँ किसके कितने क्या आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप उन सभी 100 मार्क्स का एक एवरेज निकाल लें, एक औसत निकाल लें। औसत अगर 60% अबव आ रहा है तो बोल सकते हैं कि हाँ फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा, और हमारा क्या है औसत 60 से ऊपर है, 100 में से जो 60% है उससे ऊपर आ रहा है हमारा एवरेज। इसका मतलब क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अच्छी तरह से जो भी टॉपिक है वो समझ रहे हैं। और अगर कम है, अगर 40% 30% ही आ रहा है तो इसका मतलब आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है स्टूडेंट्स में। तो एक सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है इससे। अब सेकंड है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं कैसे, जैसे देखो आपकी कोई क्लास है, जैसे आप हो 12th क्लास में, 12th क्लास में एक सेक्शन है ए, दूसरा सेक्शन है बी, ठीक है, तो ए बेटर है ईबीएसटी के मार्क्स में या फिर बी सेक्शन बेटर है, ये आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स, दोनों क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनकी लिस्ट निकलवाई। लेकिन लिस्ट जब आपने निकलवाई तो आपको बार बार देखना पड़ेगा किसके कितने मार्क्स है, कैसे क्या, वो समझ नहीं आएगा। आप 100 से क्या है, दो लिस्ट है 100 की, उन दोनों से 100 एंड 100 उन 200 स्टूडेंट्स में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्शन ए का एवरेज मार्क्स निकालने पड़ेंगे, सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स निकालने पड़ेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे सेक्शन ए में है वो आपका 60% आ रहा है, बट सेक्शन बी में आपका कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं सेक्शन ए के स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं बी सेक्शन के कंपैरिजन के, ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन भी संभव होता है, ये स्टैटिस्टिकल एवरेजेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो उससे। थर्ड है समूह का प्रतिनिधित्व। समूह का प्रतिनिधित्व करता है ये कैसे, जैसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, उसमें से क्या हुआ, आपने एक एवरेज निकाल लिया है 60%, तो बस पूरे जो भी 100 स्टूडेंट्स की मार्क्स की लिस्ट थी उसमें क्या हुआ, आपका एक आपके पास पूरे ग्रुप का एक क्या हो गया, प्रतिनिधि वैल्यू, मतलब एक मूल्य निकल के आ गया जो कि उन सबके लिए बता रहा है, उन 100 स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। एक मूल्य आ गया कि हाँ आपके क्लास में स्टूडेंट्स 60% के आसपास नॉलेज रखते हैं, किसी मार्क्स में 60% के आसपास, किसी सब्जेक्ट में 60% के आसपास मार्क्स लेकर आ रहे हैं। अब है एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकल के आ जाती है इससे पूरी बुक की। फोर्थ है अंक गणितीय क्रियाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर एनालिसिस। इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि अगर दो श्रेणियां अपनी दो सीरीज है, उसमें अगर हम क्या करते हैं कंपैरिजन करना हो तो दो तरह के एवरेजेस निकाल लेते हैं, और दो तरह के एवरेजेस निकाल के फिर क्या कर सकते हैं, उसमें दो एवरेज कैलकुलेट किए और उसके माध्यम से फिर क्या आप और भी आगे दो एवरेज निकाल लिए। जैसे देखो ये हमने पढ़ा था तुलनात्मक अध्ययन, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों का क्या किया आपने, एवरेज निकाल लिया।
अब एवरेज को कैसे आप बता सकते हैं, कैसे गणितीय क्रिया है, एक गणित के अंक के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस जो है औसत के माध्यम से हम बता सकते हैं कि सेक्शन ए बेटर है स्टडी में कंपैरिजन किससे, बी के कंपैरिजन में। फिफ्थ है भावी योजनाओं का आधार। भावी योजनाओं का आधार ये कैसे होगा, भावी योजनाओं का आधार जैसे देखो, अगर हम इंडिया के जो भी भारत है, भारत के जितने भी हमारे यहाँ की जनता है उनकी अगर औसत आयु देखें तो हमें पता चलेगा कितना औसत आयु अगर हमने कैलकुलेट की तो औसत आयु देखो अपनी मान के चलो निकल के आती है अपनी 50 ईयर, मतलब 50 वर्ष कि अपने यहाँ पे इंडिया में जो जीने की उम्र है, मतलब कितने साल तक कितने वर्ष तक वो जीता है, वो निकल के आती है अपनी, कैलकुलेट होके आ रही है 50 वर्ष। और वही अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखें तो वहाँ निकल के आती है अपनी, कैलकुलेट होके आ रही है 80 ईयर, 80 साल, ठीक है ना। तो अपनी इंडिया में तो कितना 50 वर्ष ही जी रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो है कितना तक जी रहे हैं लोग, 50 वर्ष ही अपना औसत निकल के आ रहा है। और अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो हमारा वहाँ पे 80 वर्ष निकल के आ रहा है। तो ये 30 ईयर्स तो गैप है। इस 30 ईयर्स के गैप से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ की भारत की लोगों के जीवन दशाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। कैसे, यहाँ पे इनको अच्छा खाना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, ये सब उपलब्ध करवाना होगा, साफ सफाई, ये सब चीज़ें उपलब्ध करवानी होगी। उससे क्या होगा, उनकी 50 वर्ष से उम्र बढ़कर 80 वर्ष तक आ जाएगी, ठीक है, अगर ये सब सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये क्या भावी योजनाओं का आधार है। हम इनसे कंपैरिजन करके दो देशों की आयु में कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि हाँ हमें कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसको इम्प्रूवमेंट को हम लागू भी कर सकते हैं ताकि हम दूसरे देशों की जैसे बन पाएँ, वहाँ तक कि हम एज अटेन कर पाएँ, एवरेज एज अटेन कर पाएँ। दूसरा ये भी हो सकता है भावी योजनाओं का आधार, जैसे हम यहाँ पे समग्र श्रेणी स्टूडेंट में जो भी प्राप्तांक है आपकी क्लास में, कोई भी विषय में आपके जो भी प्राप्तांक है, जो भी मार्क्स है, उससे कैसे करेंगे। जैसे सेक्शन ए है उसमें कितना आया था आपका 60% आया था, सेक्शन बी में कितना आया था 50% आया था एवरेज। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन बी को भी 60% जैसा लाने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा दी आपने, और क्या किया उनके लिए, और अच्छे बेटर टीचर्स को अवेल करवा दिया। तो आप भावी योजना का आधार, उनकी क्लास टेस्ट आपने ज़्यादा करवा दिए हैं और प्रॉब्लम क्लासेस आपने बढ़वा दी ताकि वो भी क्या हो, बी सेक्शन भी आपका ए सेक्शन की तरह अच्छा हो जाए। तो ये भावी योजनाओं का आधार होता है। कैसे, एवरेजेस। हम कंपैरिजन करके, दो एवरेजेस में कंपैरिजन करके कैसे बेटर करना है वो देख सकते हैं, जो कम अच्छा है उसको कैसे अच्छा करना है वो देख सकते हैं। ये हो गया अपना फिफ्थ। सिक्स है अपना पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध, इसमें ये देखो पता रहता है, कई बार दो तरह के माध्य निकालते हैं और हम ये देखते हैं दो तरह के माध्य ने कैलकुलेट किए, फिर हम देखते हैं कि दो तरह के माध्य कैलकुलेट किए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दो तरह की समग्र श्रेणी हमने देखी और उसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि दोनों की दिशा, दोनों के बढ़ने या घटने की जो भी दिशा है वो सेम है या अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है साथ में आपके स्वेटर्स जो है उसकी बिक्री, जो भी ऊनी कपड़े हैं उनकी बिक्री बढ़ती जाती है। तो उसमें पारस्परिक संबंध आप क्या देखेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप आप देख सकते हैं समूहों के समूह, सर्दी बढ़ी तो ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ी। तो ये सब रिलेशंस भी हम कैसे किससे कैलकुलेट करते हैं, सांख्यिकी माध्यों के द्वारा। तो हमारे उद्देश्य हो गए सांख्यिकी माध्य के, उसके किस तरह से क्या कार्य होते हैं वो हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार। सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार, डिफरेंट काइंड्स हो गए इनके स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के। अब इसमें तीन तरह के प्रकार होते हैं इसके, स्थिति संबंधी माध्य मतलब पोजिशनल एवरेजेस और एवरेज ऑफ पोजिशन। सेकंड है हमारा गणित संबंधी माध्य, मैथमेटिकल एवरेजेस। थर्ड है हमारा व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेजेस। स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल एवरेजेस,
इसको पोजीशन एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि समंग श्रेणी में एक पोजीशन बताता है। कैसे? ये तो होता है समंग श्रेणी, जैसे हमारे पास 10 की लिस्ट है, 10 की लिस्ट है, 9 की लिस्ट मान के चलो आप, 9 की लिस्ट है, 9 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो ये सबसे मिड जो बीच वाला है, जो भी हमारे 5th नंबर पे जो भी आ रहा है, 9 में जो 9 की लिस्ट है, तो 9 में मिड कौन सा हुआ? 5 नंबर। तो 5 नंबर पे जो भी आ रहा है, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, ये बताता है अपना मध्य का। उस जो भी समंग श्रेणी है उसको आरोही अवरोही क्रम में जमाते हैं पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं सबसे मिड में कौन सा आ रहा है, कौन सा वैल्यू, कौन सा व्यक्तिगत मूल्य आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मध्य का। तो ये क्या है? स्थिति संबंधी माध्य है। ये स्थिति बताता है कैसे? एक समंग श्रेणी के बिल्कुल बीच में आना। तो ये क्या है? स्थिति बता दिया, पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ है, पोजीशन उसकी मिड में। और दूसरा है बहुलक माध्य, बहुलक मोड। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बहुलक को। तो ये क्या है, क्या बताता है कि हमारे पास समंग श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये बताता है बहुलक। तो ये भी क्या हो गया? पोजीशन बताता है, किस नंबर का रिपीटेशन कितना है, ये बताता है पोजीशन, बहुलक। सेकंड है हमारा गणित संबंधी माध्य, मैथमेटिकल एवरेजेस। इसमें फर्स्ट है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या? हमको एवरेज निकालना है, अरिथमेटिक एवरेज और मीन, इसका एवरेज निकालना है, औसत। जो आप अब तक पढ़ते आए हैं मैथ्स में, एवरेज कैलकुलेट करना होता है। सेकंड है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। थर्ड है हरात्मक माध्य, ये हार्मोनिक मीन है। और ये है द्विघात या वर्गीकरण माध्य, क्वाड्रेटिक मीन है। व्यापारिक माध्य में क्या आएगा? चल माध्य, मूविंग एवरेजेस। प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेजेस। एंड संग्रथित माध्य, कंपोजिट एवरेजेस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुलक, मध्य का, समांतर माध्य, ये 3 इंपॉर्टेंट है। गुणोत्तर हरात्मक हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी इम्पॉर्टेंट ये 3 है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे दोनों, बाकी इनका भी हम 2-2 लाइन में समझ लेंगे। बाकी मेन हमको फोकस किस पे करना है? बहुलक, मध्य का और समांतर माध्य, 3 पे। अब हम पढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहले इसमें से एक टॉपिक लेते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य या अंगणितीय माध्य। इसमें देखो क्या है, फर्स्ट हमने टॉपिक लिखा है यहाँ पे अंकगणितीय, अंगणितीय या समांतर, अंगणितीय माध्य या समांतर माध्य अथवा माध्यक। देखो ये क्या है? मध्यक है। मध्य का या माध्यिका नहीं है, मध्य का या माध्यिका तो क्या होता है? मीन, वो मीडियन। और मध्यक क्या होता है? मध्यक होता है अपना मीन, मतलब ये, इसको बोल सकते हैं हम अरिथमेटिक एवरेजेस और मीन। फर्स्ट हमारा ये है। इसमें देखो क्या है, अब इसके बारे में आप सुनना। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में सबसे उत्तम माना जाता है। जितने भी गणितीय माध्य सबसे उत्तम किसे माना जाता है? गणितीय माध्य भी हमने पढ़े थे चारों, सबसे उत्तम किसे माना जाता है? समांतर माध्य को। और यह है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे लोकप्रिय माप है। यह माध्य औसत का पर्यायवाची बन गया है, मतलब औसत, जो हम औसत एवरेज कैलकुलेट करते थे 10th तक की मैथ्स में, वो ही क्या होगा हमारा? उसी को क्या बोल रहे हैं हम? अरिथमेटिक एवरेजेस, अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आप इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्रॉक्सटन तथा क्राउडेन, क्रॉक्सटन तथा क्राउडेन के अनुसार, क्रॉक्सटन तथा क्राउडेन के अनुसार किसी समंग श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर
उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। क्रॉक्सटेल काउंटर ने क्या बोला, किसी सम श्रेणी का समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट होता है? उस श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़ दो और फिर क्या करना है, उस श्रेणी के सभी मूल्यों की कितनी संख्या है उसका भाग दे दो। इसका मतलब सीधा सा बोल रखा है कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैलकुलेट करना है। अब हम इसमें देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य के भी दो तरह के प्रकार होते हैं। समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन के कितने टाइप से, दो है। कौन सा होगा इसका? फर्स्ट तो है अपना सरल समांतर माध्य और सेकंड है अपना भारित समांतर माध्य। सिंपल अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, और सेकंड क्या है? वेटेड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें फर्स्ट देखेंगे सरल समांतर माध्य। अंकगणितीय माध्य के दो प्रकार है, सरल समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सरल समांतर माध्य के बारे में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।